अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब, कॉफी के मग के साथ। आप भी कॉफी पी रही हैं, मैं भी Yes. कॉफी पी रहा हूं। आप कॉफी, चाय, ग्रीन टी या शेक, कोई भी अगर आप पी रहे हैं, नाश्ता तगड़ा करना है आपने, स्टार्ट योर डे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कैफीन से स्टार्ट वैसे ना करें, हम नाश्ता करने के बाद ये पी रहे हैं, तो ऐसी और बात वैसे नहीं है। ना मैं सोच रही थी कि अगर इसमें टी बैग होते तो लोगों को पता लग जाता होगा, चाहे आज टी बैग नहीं है तो दैट मींस कॉफी। नहीं, मैं तो वैसे टी बैग निकाल देता हूं, मैं वो तावीज़ निकाल देता हूं। लेकिन मैं तावीज़ के साथ वो फिर उसमें कलर आता रहता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, मतलब चाय पीने का मजा आता है फिर। और मौसम ऐसा है ना, इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश है। और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है। जहाँ जहाँ से ख़बरें आई, जहाँ जहाँ बात उन्होंने यही कहा कि तेज़ बारिश, अल्लाह इस बारिश को रहमत की बारिश बनाए हम सब के लिए, और कहीं पर ऐसा कोई मसला ना हो जिससे कोई परेशानी हो किसी को भी, किसी शहरी, किसी पाकिस्तानी, किसी हमारे बहन भाई को। कल दो ऐसी खबरें आई जिसने खासा परेशान किया, चूँकि हम डेली बेसिस पर एक बात करते हैं, और वो ये कि जो मौसम है, जो बरसात है, इसमें प्लीज़ आप सयाहती मकामात की तरफ जाने से गुरेज कीजिए। ये हम रोज़ाना की बुनियाद पर इसीलिए कह रहे थे चूँकि हालात ऐसे थे। कल दो खबरें, एक आई कश्मीर से और एक आई नारान से। कागान रोड, वहाँ पर पुल टूट गया बालाकोट के बाद, और उसकी वजह से शारा कागान पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, सयाह फंस गए, परेशानी का ये आलम था। कुछ दोस्त मेरे वहाँ पर थे, मैं भी परेशान हुआ, बिकॉज वहाँ पे नारायण में ज़रा सिग्नल्स नहीं आते, तो बात नहीं हो पाती अभी किसी से, इसलिए परेशानी बढ़ जाती है। बट एनीवे से बात हुई तो फिर तसल्ली होगी कि वो सेफ़ हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो भी इस वक्त वहाँ पर फंसा हुआ था, उसके हवाले से हमने सब ये दुआ को कि जल्दी से वो रास्ता खुल जाए, वो अपनी अपनी मंजिलों की तरफ आ जाए। मैं फिर कहूँगा प्लीज़ इस मौसम में जाने से गुरेज कीजिए। और दूसरी खबर आई थी वादी नीलम से, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात थे, बारिश के बाद बंद टूट गया था। अब ये लैंड स्लाइडिंग, बंद टूट जाना, पुल टूट जाना, ऐसे मामलात में वाकई परेशानी बढ़ जाती है। तो हमने बात सियाती मकामात की है, लेकिन वो लोग जिनके पास और कोई चारा नहीं, जो कहीं जा नहीं सकते, नकल मकानी कर नहीं सकते, जो वहीं पर रहते हैं जहाँ पर इस वक्त बारिश के बाद सूरत हाल खासी ख़राब है, उनके लिए हम दुआ को हैं कि अल्लाह करे हालात उनके लिए बेहतर है। हुकूमत कोशिश कर रही है, इदारे कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम हमने साथ साथ दुआ भी करनी है और आइंदा आने वाले सालों के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करना है। बिल्कुल, और गवर्नमेंट जैसे आपने कहा कोशिश कर रही है, हमारी तरफ से कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। हम सारी चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं डाल सकते, हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इदराक करना है, उसको अदा करना है, ताकि बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो सके, महफूज हो सके। और जैसे आप बार बार मना करते हैं शुएब, हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि ट्रिप्स ना प्लान करें, क्योंकि आजकल मौसम भी काफ़ी ख़राब है, हमारे बहन भाई मुख्तलिफ इलाकों में मुश्किल में, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ की जो सिचुएशन है वो भी तसल्ली बख्श नहीं है। तो एक और ख़तरा जो मौसम के अलावा हमें रहता है वो कोरोना का होता है। कोरोना की वजह से बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं, अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो 5 अफराद मजीद इंतकाल कर चुके हैं। ऑल्दो हम लोग वैक्सीनेटेड है तकरीबन सारी आबादी, उसके बावजूद हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, हम एहतियात नहीं करते। तकरीबन 19,312 टेस्ट किए गए, जिनमें से 526 मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 526 लोग कितना कंटेजियस होता है, ये कितने लोगों को लग सकता है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स आ चुके हैं, एक के बाद एक वेरिएंट जब उस पर रिसर्च होती है तो फिर हमारी कोताहियों की वजह से जो फैलाव है कोरोना का वो और तेज़ होता जाता है, क्योंकि हम समटाइम्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, हम पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे होते हैं, दूसरे लोगों को हम इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 लोगों के इंतकाल की इतला मिली है, लेकिन 156 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत अभी तशवीशनाक है। तो बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, बाकी लोगों को सेव रखने के लिए हमने SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। मास्क पहनना, समाजी फासला रखना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार करना, जो कि हम शायद तर्क करते जा रहे हैं। हमें अपनी इस आदत को कंटिन्यू करना है, क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, और जब तक इसको रोकेंगे नहीं ये बढ़ता रहेगा इसी तरह। इसमें सिर्फ एक चीज़ और कि जिसने वैक्सीनेशन करवा भी ली है, हम बार बार ये बात करते हैं कि अब बूस्टर डोज का वक्त है। जब एक ख़ास वक्त गुजर जाता है तो वो जो उसकी एफिकेसी है वो कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहता ख़त्म, लेकिन कम हो जाती है। तो प्लीज़ बूस्टर शॉट्स ज़रूर लगवाइए, अपने आप को महफूज रखिए, अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को, घर के हर फर्द को, हर शहरी को महफूज रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। बढ़ते हैं आगे और कुछ दीगर ख़बरें शामिल करते हैं। जब बात हम कोविड की एट द सेम टाइम हम कुछ बात आज बीमारियों से लड़ने वाली अद्वियात की भी करते हैं। हम उन अद्वियात का खुसूसी तौर पर जिक्र करेंगे जिन्हें कहा जाता है कि जान बचाने वाली अद्वियात। आपको पता ही है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये कहती हैं कि हमें इसकी प्राइस बढ़ानी है, तो कहा जाता है कि नहीं, जो जान बचाने वाली अद्वियात है ना, इसकी प्राइस नहीं बढ़ा सकते, हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती। फिर वो सख्त फैसले किए जाते हैं। ये सख्त
इसलिए बेसिकली इसलिए भी किया जाता है क्योंकि प्रेशर बहुत होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, लेकिन हुकूमत एक बैरियर बन जाती है, इदारे एक बैरियर बन जाता है कि नहीं, इसको हम प्राइस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे सकते। और इसी तरह से कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ था जिसमें एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला, जिसका वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से मैं कहूँगा कि ऐलान होना, आवाम भी शुक्रिया अदा कर रही है उनका, बिकॉज़ तकरीबन 35 ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतों के बढ़ाने की समरी आई थी, लेकिन उस समरी को मुस्तरद कर दिया गया। ये आवाम दोस्त फैसला था और ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई भी फैसला होना है तो ये वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद होगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी कह दे कि अद्वियात की कीमतें बढ़ानी है, भले महंगाई है, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अद्वियात की कीमतें हम इस तरह नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल, एक तो अद्वियात की कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती, और जैसे ये फैसला हुआ कि बगैर कंसेंसस के ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका ताल्लुक लोगों की जिंदगी बचाने से। इसी तरह एक और फैसला भी हुआ जो कि अवामी मफाद के लिए था, वो ये था जनाब 10 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दी गई, 22 अफराद के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी गई काबीना के इसी इजलास में, और 3 अफराद ऐसे थे जिनका नाम एक मरतबा ECL से निकालने की मंजूरी दी गई, और इसके लिए एक काबीना की कमेटी भी बनाई गई है। और एक कमेटी है जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेगी, वो वफाकी वजीर शहरी रहमान की सरबराही में कमेटी बनी है, क्योंकि पहले हम जिक्र कर रहे थे बारिशों की वजह से क्लाइमेट चेंज के जो असरात अभी हमें जिनका सामना है उनसे निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कमेटी बने जो कि उन नुकसानात का, उन अवामिल का जायज़ा ले जो इस वक्त हमें अफेक्ट कर रहे हैं, और फिर उनके साथ निपटने की, उनके साथ लड़ने की स्ट्रैटेजी हम प्लान कर सकें, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ के बाद बगैर आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही चलें, बढ़ते हैं आगे। एक और मामला पोलियो से जुड़ा, पोलियो वर्कर्स से जुड़ा, उनकी हिफाजत से जुड़ा, उनको महफूज बनाने से जुड़ा। माजी में भी ऐसे कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसके बाद मैंने कहा कि नई नई स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई ताकि उनको महफूज बना सकें, वो मुहिम जो है वो मुकम्मल हो सके। टांक में पोलियो वर्कर्स की टीम पर दहशत गर्दों की फायरिंग का मामला, इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसकी शदीद मज़म्मत की है और उनकी तरफ से कहा गया है कि कौम के बच्चों की सेहत के दुश्मनों का खात्मा करके ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि टांक का इलाका कोट आज़म कच्ची आबादी, यहाँ पर सिपाही पीर रहमान और सिपाही निसार खान की शहादत पर रंज और गम का हम इजहार करते हैं और उनकी ये कुर्बानी इसको भूल नहीं सकते हम। और मुसल्लह अफराद के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे जिनका मैंने नाम भी लिया, और हम सब ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मिशन है जिसको लेकर चल रहे हों, चाहे पोलियो टीम हो, चाहे उनको सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी पर्सनल्स हों, ये सब बेसिकली हमारे मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उन इलाकों में, उन हॉट स्पॉट एरियाज़ में काम करते हैं जहाँ पर ख़तरा भी होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रिफ्यूज़ल्स होते हैं, वो नहीं पिलाते पोलियो ड्रॉप्स, वहाँ पर हम देखते हैं बहुत और इशूज़ होते हैं, बट स्टिल वो रुकते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं, लेकिन नहीं, हमें ये काम करना है अपने बच्चों को महफूज बनाने के हवाले से। बिल्कुल, और ये हम भूल जाते हैं कि ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ये हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे मुस्तकबिल को महफूज बना रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों को महफूज बना रहे हैं। तो अगेन मैं वही बात करूंगी कि हमारी तरफ से कोऑपरेशन लैक करती है। हम अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों को महफूज नहीं बना सकेंगे। ये तो बात हो रही है अगस्त के महीने में, कितना ही अच्छा हो कि अभी आज़ादी का महीना चल रहा है, हम अपने अवाम को, अपनी गवर्नमेंट को एक तोहफा दें कि हम कोऑपरेट करना शुरू कर दें, हम एक सिविलाइज्ड शहरी की तरह बिहेव करना शुरू कर दें, हम इदराक करें उन चीज़ों का जो हमारे मफाद में है। गवर्नमेंट फैसले करती है, जिस भी लेवल पे फैसले होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारा हाथ होना बहुत ज़रूरी है, हमारा साथ देना बहुत ज़रूरी है। एक और अच्छी चीज़ जो भी सामने आई है और वो इसी चीज़ का मज़र है जिसके लिए मैंने इतनी तमहीद बांधी कि हमारी तरफ से कोऑपरेशन चाहिए होती है। गवर्नमेंट ने कुछ फैसले लिए थे। फैसले ये थे कि जनाब एक तो इंपोर्ट्स को हम बंद करेंगे, हमारी लोकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और दूसरा था कि हम जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी इकदाम करेंगे। और इसके अलावा कुछ थोड़ी सी हमें महंगाई की लहर भी देखने में मिली, लेकिन इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा ये हुआ कि जनाब रुपए की कदर में इजाफा हुआ, और इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी जो है वो दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं उनके मुकाबले में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 11% इजाफा हुआ, जो दुनिया की जितनी करेंसीज की मैंने बात की है वो उनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। और इंटरबैंक में भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद बेहतरी आई है। गुज़श्ता एक माह की बात करें तो पाकिस्तानी करेंसी की कदर में 26 रुपये इजाफा हुआ है, ये कोई कम नहीं है, और ये हमारे उन्हीं फैसलों का मज़र है जिसमें हमने गवर्नमेंट का साथ दिया। अगर आगे भी साथ देंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह से हमें तरक्की की मनाजिल तय करने में आसानियाँ होंगी। वैसे डॉलर पूछ रहा है कि रुपया किस जिम में जा रहा है, क्योंकि देखिए ना बाकी करेंसीज की निस्बत रुपया तक किस जिम में जा रहा है, ये कहाँ जाके बाइसेप्स बना रहे हैं। तो डॉलर भी थोड़ा सा परेशान हुआ है कि मैं इतना आगे जा रहा था, ये अब
फिर से तगड़ा होना शुरू हो गया है। अल्लाह करेगा और बेहतर परफॉर्म करेगी हमारी करेंसी इंशाल्लाह। और इस सब में हमें अपने रवैये बदलने हैं, हमें अपनी इंपोर्ट की जो यूटिलाइजेशन है उसे कम करना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। एनीवेज, एक और ख़बर हमारे पास अच्छी खबर है, एक और एजाज़ की बात पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमरीन इरशाद गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ओहदे के इनको हायर कर लिया गया है। और अमरीन इरशाद ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नास्ट से किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में अपनी आला तालीम मुकम्मल की। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी खदमात अंजाम दे रही थी और अब गूगल के साथ मुंसलिक हो गई। अच्छा, मुझे याद है 4-5 रोज़ पहले एक खबर है, इसके बाद ना मीम्स बनना शुरू, बिकॉज है पाकिस्तानी मीमर्स तो बहुत ही खैर आ गए हैं। तो उन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई और साथ लिखा, ये है पाकिस्तानी नौजवान जिसने गूगल में अपना अकाउंट बना लिया, ईमेल बना लिए। तो इस तरह की शरारतें भी लोग कर जाते हैं। और लेकिन ये बड़े एजाज़ की बात है कि इंटरनेशनली आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है और आपको अहमियत दी जा रही है, और एक पाकिस्तानी का किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होना। जब स्पोर्ट्स का भी हम जिक्र करते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग जाता है, जहाँ पे किसी पाकिस्तानी का नाम होता है, तो हमारे लिए वो प्राउड मोमेंट, क्योंकि जनाब दुनिया में नाम बनाना है, इसी तरह हम नाम बनाते रहेंगे, इसी तरह हम अपने मुल्क को फ़ख्र करने का मौका देते हैं। एग्जैक्टली। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एक और अच्छी खबर हमारे पास, और वो है मदीना मुनव्वरा से। आपको याद है पहले भी इस पर हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब चूँकि एक बार फिर से कुछ टाइमिंग्स का जिक्र किया गया है रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने से मुतालिक, तो आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्ना में जो टाइम स्लॉट है अब वो 10 मिनट कर दिया है। यानी कोई भी अगर वहाँ पर जाता है, कोई भी मुसलमान वहाँ पर जाए, और वो उसकी कोशिश ख्वाहिश सबकी ज़रा होती है मैक्सिमम टाइम मिल जाए, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए बिकॉज रश ज़्यादा होता है, सबको मौका मिल जाए, सहूलत से सब पढ़ पाएँ, तो इसके लिए कहा गया है कि 10 मिनट का स्लॉट आपको दिया जाएगा। उस 10 मिनट में आप नवाफिल अदा कीजिए और फिर अगले को मौका दीजिए। एतमरना और तवक्कलना, ये 2 एप्लीकेशंस हैं जिसके ज़रिए आप स्लॉट बुक करा सकते हैं, और वो स्लॉट बुक कराने के बाद आपको उस स्लॉट से मैं आपको ये पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ कि आपने ये नहीं सोचना कि अगर आपका स्लॉट है 5 बजे से 5:10 तक, तो आपने 5 बजे वहाँ पर पहुँचना है। प्लीज़ बी देयर 45 मिनट्स प्रायर, बिकॉज ज़रा पहले आप जाएंगे, वो क्यूज़ होती हैं, वो चेक करते हैं आपका स्लॉट, फिर आपको एक जगह बिठाया जाता है, फिर वहाँ से आपके स्लॉट के वक्त आपको रियाजुल जन्ना में दाखिल किया जाएगा। फिर आप अपने नवाफिल अदा कीजिए, दुआएँ कीजिए, वहाँ से निकल जाइए, अगलों को मौका दीजिए। कुछ ज़ाहिर तशनगी सी होती है जो वहाँ पर जाते हैं सलमा, वो नहीं उठते, वो दिल करते बस वहीं पर बैठे रहें, जगह ऐसी है। लेकिन प्लीज़ मैं कहूँगा कि अगलों को मौका दीजिए, चूँकि वहाँ पर कुछ सतून ऐसे हैं कि दिल करते बस वहीं पर सतून के करीब बैठ कर दुआएँ मांगें। ज़रा रेलिवेंस उनकी कुछ ऐसी होती है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सबको मौका दीजिए। वो जो एक लम्हा आपको मिल गया वो भी काफ़ी, जो दूसरा है उसको भी वो लम्हा मिल जाएगा, तो इसका भी सवाब आपको मिलेगा कि आपने किसी के लिए वो वक्त दिया ताकि वो भी अपनी इबादत वहाँ पर कर सके। एग्जैक्टली और ये भी एक नेकी है। हमारा मज़हब तो हमें यही सिखाता है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों को मौके दें, और अल्टीमेटली आपके लिए राहें बनती चली जाती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन शुएब, आपकी इस सारी खबर, मैं क्या सोच रही थी कि हम इतनी सारी न्यूज़ शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, क्या ही अच्छा हो अगर आपके और मेरे दिमाग में एक चिप लग जाए, सारा कुछ फीड होना शुरू हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं ना, कि सारा कुछ प्रोड्यूसर्स फीड कर दें और हम लोग बस बोलना शुरू कर दें। एक सवाल फिर होगा ये कि इदारा कहेगा ठीक है, जितना दिमाग इस्तेमाल किया पैसे आपको उतने ही मिलेंगे। नहीं, देखें अगर दिमाग के हिसाब से मिलते तो फिर तो पता नहीं, बहुत ज्यादा भी मिल सकते थे और बहुत कम भी मिल सकते कोई थे, कमी बेशी भी हो सकती थी, भाई को पता थोड़ी होता है। लेकिन अगर चिप लगी होगी तो बड़ी आसानियां पैदा होंगी। अच्छा, ये मैं मजाक नहीं कर रही, बल्कि बरतानिया में ये अमली तौर पे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, सोचा जा रहा है, एंकर्स पे नहीं हुआ, वकला पे होने जा रहा है। और फैसला ये हुआ है कि अभी आने वाले दिनों में एक तंजीम है लॉ सोसाइटी, उनकी एक रिपोर्ट आई है कि वो क्या करेंगे कि जो लॉयर्स होते हैं, क्योंकि मुकदमे ज़ाहिर बहुत सारे होते हैं, सालों साल जाते हैं, जजेस की तादाद कम होती है, अदालतों की तादाद कम होती है, तो केसेस को जल्द निपटाने के लिए बेहतरीन डिसीजन ये होगा कि जनाब जो लॉयर्स होंगे उनके ब्रेन में एक चिप फिट हो जाएगी, और चिप में ज़ाहिर सारे केसेस फीड होंगे, वकील का बटन दबाए और ऐसा कोई चक्कर नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और चेक किया जाएगा कि उसने एक केस को सॉल्व करने में कितना वक्त लगाया, कितना दिमाग लगाया, कितनी उसकी एनर्जी लगी, और उसके हिसाब से उसको फीस पे की जाएगी। तो जो हमने टीजर दिया था ना आपको, एंकर्स कितना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एंकर्स को दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ये जो बातचीत देख रहे हैं ना, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता, गपशप नहीं हो सकेगी, नहीं कर रहे हैं। फिर बस अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात।
ये पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज है। जी आपने क्या पीटीवी के किसको कहा है? नहीं ये मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, सारे मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे साथी हैं, मैं भी उनके साथ न्यूज करती हूँ। शुभ क्यों मुझे मार पड़वानी है, मुझे निकाल देंगे वो न्यूज से। नो लाइट नो डीप, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान टेलीविजन के मैं बिलखुसूस न्यूज़ एंकर से अगर बात करूँ तो प्राइवेट मीडिया के न्यूज़ एंकर से इसलिए बहुत ज़्यादा मुमताज़ हैं चूँकि तलफ़ुज़, उनका एक्सेंट, उनकी इस ज़बान पे ग्रिप, वैसी ग्रिप किसी और। एक है एंकर आजकल 3 दिन जो है वो शाम की न्यूज़ करती हैं और बाकी दिन शुभ के साथ भी आपको नजर आती है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आपकी तो बात हम कर ही रहे हैं। हाँ। तो जाहिर है ये आपकी ट्रेनिंग्स हैं, हाँ। ये आपकी स्टडी है जिसकी वजह से पीटीवी के एंकर्स को एक अलग जो है मुकाम हासिल है। नो डाउट। तो इसलिए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। चले जी चीन लेकर चलते हैं आपको, और खबर चीन से है कि एक और वायरस, वैसे ये मुझे समझ नहीं आ रही चीनियों कर क्या रहे हो भाई, लोगों चमगादड़ खाना बंद कर दो प्लीज, ये ना बहुत ज्यादा वायरस फैल रहे हैं। मतलब यार जो वायरस आ रहा है वो चाइना में हमें नजर आता है नहीं। मैं वो चमगादड़ की वजह से आता है। मैं चाइना को टारगेट नहीं कर रहा, बट जनरली मैं बात इसलिए करें बिकॉज ज्यादा रिपोर्ट वहां से हो रहा है, वरना चीन हमारा दोस्त मुल्क है, ज़ाहिर है उनके अपने डायनामिक्स हैं डिफरेंट, लेकिन जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाले वायरस इसके फिर असरात पूरी दुनिया पर होते हैं। अब एक नया वायरस है, पुट्ठा सीधा सा इसका नाम है लुंगिया, नामी नया वायरस है जी। अब लुंगिया है, लुंगिया आई डोंट नो, बट बड़ा डिफिकल्ट। ये चमगादड़ों में पाया जाता है और इंसानों में मुंतकिल होता है, ज़ाहिर खाने से होता होगा। चमगादड़ वैसे काटते भी होंगे तब भी हो जाता होगा, ये मुझे नहीं पता। ये हम किसी दिन डॉक्टर्स को इनवाइट करेंगे, चमगादड़ से पूछेंगे भाई आप काटते तो नहीं है। तो एनीवेज ये अच्छा इतना खतरनाक वायरस है कि इससे मुतालिक आपको पता है कि ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से मुंतकिल होता गया तो 3/4 इंसानों को दुनिया के हलाक कर सकता है। ये इतना मौलिक वायरस है। चलें जी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम दीगर शामिल करेंगे। आज हमारे पास एक ऐसी कहानी भी है कि 2 साल में 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूबर्स जिस तरह से छाए हुए हैं, क्या कंटेंट है, सीखते हैं या ख़ुद से उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। क्या है जो अल्लाह ने उनका इस तरीके से हाथ थाम लिया, साइंस क्या है, सोच क्या है, सब पर करेंगे बात, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ कुछ पढ़ रहे थे ना भाई, आप लोग ऐसे पूछते हैं हमसे कि अच्छा क्या करें, पढ़ रहे थे, पेपर्स रखे होते हैं हमारे पास, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर थोड़ी है, पढ़ के आपको बताते हैं। एक सर्वे बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे और दैट सर्वे वाज अबाउट किड्स। 2019 में एक सर्वे किया गया था और इसमें बच्चों से सवाल किया गया क्या आप एस्ट्रोनॉट खलाबाज बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं। तो जवाब था कि हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं। यानी ये सवाल 2019 में हो रहा है और बच्चे कह रहे हैं कि हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं। दैट शोज कि बच्चों को वाकई लग पता गया है, समझ आ गई है कि भाईजान कमाना यूट्यूब से ही है। और वो पंजाबी में कहते हैं ना, ऐ सौखा काम है। तो आप सारे यूट्यूबर बन जाएं और जनाब बैठ के आप अपनी वीडियोस कंटेंट क्रिएट करें। लेकिन जो सोशल मीडिया से अर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा डिबेट उस पर भी होती है। तो सोशल मीडिया इकोनॉमिस्ट है एक जनाब, उनका नाम है ब्रॉक एरन डफी। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी नॉट गेटिंग पेड टू डू व्हाट यू लव। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया। तो उन्होंने कहा था कि लोग समझते हैं कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका जो काम होता है, उनकी जो रिसर्च होती है, अल्टीमेटली वो कॉर्पोरेट सेक्टर को फ़ायदा दे रही होती है, क्योंकि वो मार्केट में भी जा रहे हैं, वो सर्विस भी कर रहे हैं, वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर वहाँ से इंफॉर्मेशन उठाता है, उनको फ़ायदा हो जाता है। तो वो जो बेचारे काम करें, मेहनत करें, उन्होंने तो क्या ही कमाना है, डेफिनेटली वो कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं। लेकिन एक तो ये फैक्टर होता है और दूसरा होता है कि हम देखने में तो कह देते हैं कि जी यूट्यूबर है, बड़ा कमाता है, लेकिन उनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है एल्गोरिथम पे। अब यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो एल्गोरिथम होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। डाटा एनालिटिक्स का जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं कि डाटा माइनिंग कैसे होती है, डाटा क्लाउडिंग कैसे होती है। ये वो लोग होते हैं जो आप इसको काइंड ऑफ इलीगल काम भी कह सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के पास तो अपना एक पूरा सेटअप है जिसके थ्रू एल्गोरिथम क्या होता है कि वो देख रहा होता है कि ये बंदा कंसिस्टेंस है, इस टाइम पे इस बंदे कितने बजे वीडियो आ रही है, तो वो अल्टीमेटली कुछ अर्से के बाद उसको पिक करता है और उसके व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो लोग डाटा माइनिंग करते हैं वो आर्टिफिशियली ये काम करते हैं कि वो आपकी वीडियोज़ को उठाते हैं और वो आपने देखा होगा, आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो एक के बाद दूसरी वीडियो आ रही है, तो वो जो आउट ऑफ नोवेयर एक वीडियो आ जाती है वो बेसिकली हो रही होती है डाटा माइनिंग के थ्रू। तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजें होती है। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के नॉलेज में इजाफा कर दूं। इट्स वेरी गुड। और ये जो हम बात इतनी यूट्यूब पर कर रहे हैं, चूंकि मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि दो ऐसे नौजवान जिनका आज हम जिक्र करेंगे, मुल्तान से इनका ताल्लुक है और एक यूट्यूब चैनल इन्होंने कायम किया आज से 2 साल पहले, और इस 2 सालों में वो 6.5 लाख सब्सक्राइबर के साथ है, तहलका मचाया हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह इनका और साथ दे, चुके बड़ी ही अच्छी सोच के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ ये अपने यूट्यूब पर मेहनत करें। आपने एक टर्म यूज की, कंसिस्टेंट। दे आर द एग्जांपल ऑफ कंसिस्टेंसी। और इनके चैनल का दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। और इनको सक्सेस दे जनाब। शहर में देहात, ये है वो आइडिया जिस पर उन्होंने काम किया और फिर 6-6.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक इन्होंने इस चैनल को पहुंचाया। अब किस नौयत की वीडियोस बनाते हैं, सीखा कहाँ से, ज़रा जो अब आपने बात के एल्गोरिथम, या मुझसे पूछेंगे भी कि क्या इस साइंस समझ पाए या वो बिल्कुल उसको समझते हैं कि नहीं बस वीडियो बनानी है, डालनी है, दैट्स इट, हमारा काम हो गया मुकम्मल। तो जनाब हुसैन तुराब और सप्तान कामरान ने हमें ज्वाइन किया, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। तुराब, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा। शहर में देहात बड़ा मुनफरद आइडिया है जिसमें बर्ड्स हैं, पेट्स हैं, उन पर वीलॉगिंग है। कुछ वीडियोस हमने देखी, मिलियन में व्यूज है माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा बताएंगे कैसे आइडिया आया, कैसे आपने आगाज किया? वालेकुम सलाम शोएब भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो शोएब भाई, मेरा ये बचपन से शौक था। जब छोटा था ना, मैं जब स्कूल में जाता था उसी टाइम से ऐसे समझे मुझे परिंदों का शौक था। और आपको पता होगा जिस चीज़ का शौक होता है इंसान फिर उसी फील्ड में आना चाहता है। तो बचपन से मेरा ये शौक था परिंदे पालना और उनकी देखभाल करना। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती थी और मेरा दिल करता था कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो पेट्स के हवाले से जिसको मैं केयर करूं, जिसको मैं देखभाल उसकी अच्छी तरह से करूं। और शुरू से ऐसे शौक बढ़ता गया। और फिर क्या हुआ कि अब फिर जब हम गांव से फिर शहर में शिफ्ट हुए तो फिर मेरे दिल में आया कि यार इधर भी मैं अपने पेट्स रखूं। मेरा ख्वाब था, गांव में जब मैं होता था तो मैं सोचता रहता था कि जब हम शहर जाएंगे तो मैं एक अपना सेटअप बनाऊंगा, एक बड़ा सा केज बनाऊंगा अपना, जिसमें मैं अपने परिंदे रखूंगा। और वो केज आपके पीछे वो केज हमारे पीछे है दोस्तों। और वो देखें, वो आपको नजर आ रहा होगा कि मास्टर केज मैंने सबसे पहले बनवाया था। तो वो मास्टर केज आपके सामने है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मेरा एक केज बना था। तो यही मेरी एक सॉरी एक मिनट,
कोई बात तो आप देखिए, आप जो बात करें ना केज की, ज़ाहिर है बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से आपने ये मास्टर केज बनाया, जो कि वीडियोस हम देखते हैं तो आप कहते हैं आज मास्टर केज के अंदर आप उस मास्टर केज में बेसिकली ऐड करते जाते हैं अपने पेट्स को। वो पेट्स कहीं से आप लेकर आते हैं। पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे माइंड में यही था कि जब हम शहर से गांव से शहर में आएंगे तो मैं अपने चैनल का नाम रखूंगा कि शहर में देहात। तो फिर मैंने यही चैनल का नाम रखा शहर में देहात, और वही माशाल्लाह इतना अच्छा फिर ऑडियंस हमें रिस्पांस दे रही है, बहुत खुशी होती है। हमारी रूटीन है यही, बस ब्लॉगिंग करते हैं और हम YouTube पर डाल देते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा तुराब आपका शहर में देहात का, लेकिन देहात में ज़ाहिर है परिंदों के अलावा कुछ ग्रीनरी भी होती है, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो शहर को देहात से अलग करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो भी चीज़ें ऐड करें। अच्छा सब्तैन, बहुत सी और चीज़ें हो सकती थी, जैसे मैंने कहा कि जैसे अगर शहर के अंदर आप देहात बना रहे हैं उसमें भी बड़ा कुछ हो सकता है, ग्रीनरी हो सकती है, वो ट्यूबवेल होते हैं, छोटी छोटी सब्जियाँ लगी होती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, आँखों को ठंडक मिलती है उनको देख के। तो ऐसा कुछ प्लान है आगे करने का, ये भी आप ऑलरेडी उस पे भी काम कर रहे हैं? देखें इस टाइम जो हम सेटअप जिस पे हम बैठे हैं ना, ये है छत के ऊपर। तो आपने जिन चीजों का जिक्र किया ना, वो कुछ चीजें पॉसिबल हैं, कुछ चीजें पॉसिबल इधर नहीं है। जैसे आपने ट्यूबवेल का कहा, अब एक छत के ऊपर ट्यूबवेल बनाना हमारे लिए इस टाइम का पॉसिबल नहीं है। तो इसके हमने बरअक्स एक और चीज बनाई है, मतलब रिलेटेड है इससे। हमारे शायद आपको नजर आ रही होगी, हमने एक फाउंटेन बनाया है जो कि एज अ ट्यूबवेल कह सकते हैं आप उसको। और ये हमें लगता है कि हमने ट्यूबवेल से भी कोई अच्छी चीज ही बना दी है। हमारी ऑडियंस हमें कह रही थी कि आप जो है ना ये फाउंटेन वगैरह बनवाएं, और एक फील आनी चाहिए कि आप जो चीज जो है ना देहात वाली जो फील होती है, हमने वो लाने की पूरी अपनी कोशिश की है। तो आपने मास्टर केज का भी जिक्र किया, वो भी है। हमने चिकन्स के लिए अपना एक उनका घर बनाया है, रैबिट्स के लिए घर है, हमने एक किचन भी बनाई है, इधर गोट फार्म भी है, पिजन हाउस भी है। मतलब एक छोटी सी छत के ऊपर ना हमने कोशिश की है हर परिंदा हर जानवर रखने की, पूरा एक मिनी जू बनाने की कोशिश की है। लेकिन अभी स्टार्ट लिया है हमने, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको मजीद अपग्रेड कर रहे हैं, और ऑडियंस भी हमें लाइक कर रही है, जिसकी वजह से हमें और एनर्जी मिलती है कि हम और काम कर सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब्तैन ये बताएं कि अब इस चैनल में आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप दोनों भाई इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो एक आइडिया लेकर आता है, दूसरा उसको शूट करता है, क्या करते हैं? आपने अपनी जिम्मेदारियों को डिवाइड कैसे किया है? देखिए हमने ना एक दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई। हम दोनों का चैनल है, हम दोनों आते हैं कि भाई जब इसका दिल करता है कि यार एक काम तुमने करना है तो मैं कर लेता हूँ, जब मेरा दिल करता है वही काम इसने करना है। कोई हमने फिक्स नहीं किया कि ये भाई ये पर्टिकुलर काम तुमने करना है और ये मैंने करना है। जैसे बेसिकली क्या काम होते हैं, शूटिंग में होता है कैमरामैन होता है एक बंदा, ये भी है मैं भी हूँ। दूसरा होता है एडिटिंग, ये भी करता है मैं भी कर लेता हूँ। फिर और क्या आ जाता है, बाकी जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी काम शाम होते हैं सेटअप के, ये भी कर लेता है और मैं भी कर लेता हूँ। यानी कि इस तरह का मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ हम दोनों एक साथ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता हमें। क्योंकि हम जिस चीज में बंदे का इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो वो चीजें नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं है, लोगों को नहीं देखता, वो बस जो काम उसका दिल कर रहा है ना करने का वो कर लेता है, और हम वही कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत खुशी होती है, ऑडियंस का प्यार है, फैमिली की सपोर्ट है, तो हमें कोई भी मसला पेश नहीं आता। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपने ट्रैक पर हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। वेरी नाइस सब्तैन, पीछे मुर्गे की भी आवाज़ आ रही है, आपका छोटा सा जो वो देहात है, बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ें मज़ेदार सी आ रही हैं। अच्छा तुराब, लाखों लोग हैं ऐसे जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़े कम लोग होते हैं जिनको कामयाबी मिलती है, सक्सेस मिलती है। क्योंकि मैंने खुद भी यूट्यूब चैनल बनाया, मुझे भी कामयाबी नहीं हुई, मैंने 2-4 वीडियोज़ बनाई छोड़ दी। आपकी कामयाबी का राज क्या है? अच्छा, बात ये है कि कुछ लोग ये होते हैं कि ये सोचते हैं कि जो ही हम वीडियो डालेंगे तो हमारी वायरल हो जाएगी। तो इस पर थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है, आपको रेगुलर बेस पर काम करना होता है। और इस तरह से रेगुलर बेस पर जब आप वीडियो डालते हैं ना कोई वीडियो लाजमी आपकी चल जाती है। तो रेगुलर बेस पर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना कि यार हमारे व्यूज नहीं आ रहे तो पता नहीं अब हमारा चैनल चलता है या नहीं चलता। तो आपको ये नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना, आपने रेगुलर वर्क करना है और वीडियोस बस डालते रहना, इंशाल्लाह आप जरूर एक दिन कामयाब होंगे। अच्छा एक बात और तुराब, अभी जब मैं आपकी वीडियोस देख रहा था आपके ही चैनल पे शहर में देहात, तो एक वीडियो के हमारी कलर फिशेस भी आ गई और उसमें व्यूज़ आपके 1.8 मिलियन माशाल्लाह। 4 हफ्ते पहले आपने ये वीडियो अपलोड की है और 1.8 मिलियन व्यूज़ हैं। यही वो वीडियो है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं?
नहीं, इससे एक दो और वीडियो भी हैं जिन पर हमारे 2.1 मिलियन क्रॉस व्यूज हैं, और वो मेरी सबसे पहली वीडियो थी जब मेरे सेटअप पर बिल्ली ने हमला किया था। उस टाइम मेरे मास्टर केज में बिल्ली घुस गई थी, तो सारे के सारे परिंदे मेरे खा गए थे। बहुत ज्यादा मुझे दुख भी हुआ था उस दिन, और सारा सफाया कर गई थी बिल्ली। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना ली थी और उस पर मेरे काफी व्यूज आए थे, तकरीबन 2.1 क्रॉस थे। अभी मैंने लास्ट देखा नहीं है कि कितना व्यूज है, लेकिन 2.1 क्रॉस है। तो सबसे ज्यादा व्यूज उस वीडियो पर आए। उसके बाद फिर हमारे स्पॉन्टेन वाली वीडियोस पर व्यूज आए जब हमने ये कलर स्विचेस लिए हैं। तो ऐसे चले। ही मिलियन क्रॉस वीडियोस काफी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें हम देखते हैं कुछ और वीडियोस में भी कि बच्चे भी हैं जी आपकी वीडियोस में, शायान भी है, और शायान अगर मस्ती करे तो आप वो भी दिखाते हैं। अगर पॉसिबल है तुराब आपके लिए, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा दिखा भी सकें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही, अपने विजुअल के ज़रिए अपने इस मास्टर केज को, अगर साथ साथ आप हमें दिखाएं, हम फुल स्क्रीन पर दिखाएंगे, ज़रा विजिट कराएं अपने मास्टर केज का क्या क्या है, ताकि लोग समझ पाएँ कि इसमें कितनी मेहनत हुई और उसके बाद आप इस पर वीडियोज़ बनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ शोएब भाई। प्लीज़ दिखाइए। तो ये देखें, ये हमारा है फाउंटेन, और इसके अंदर कलर स्विचेस आपको नजर आ रही होंगी। ये देखें आपके सामने, ये वाली बहुत क्यूट लगती हैं जब हम उनको देखते हैं, और बहुत ही इनकी साइज में काफी छोटी साइज भी हैं, और एक बड़ी फिश भी हमारी गोल्ड फिश, और तकरीबन ये अब ब्रीडिंग भी कर रही हैं, और इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और वो देखें शयान आपको नजर आ रहा होगा, ये शयान और ये हमारे साथ ही रहता है। हम जो ही ऊपर जाते हैं तो शयान आ जाता है, कहता है मैंने आपके साथ रहना चाचू, मुझे भी वीडियो में लेकर आओ। तो अभी से ये कहता है कि मैंने भी वीडियोस में आना है। और ये हमारा मास्टर केज है, यही हमने शुरू में बनवाया था मास्टर केज, और इसमें चंद परिंदे हैं, ज्यादा तो नहीं है अभी। कबूतर हैं, बजीज हैं, और चिकन्स हैं, और हमारी डव्स हैं, ज्यादा नहीं है अभी। मैंने और परिंदे लेने हैं, जस्ट मौसम की वजह से ना मैं थोड़ा सा फिर डिले करता हूँ कि मौसम अच्छा हो जाएगा तो तब मैं परिंदे लाऊंगा, अभी मैं नहीं ला रहा। तो ये हमारा रैबिट हाउस है, तो इसमें हमारे रैबिट्स हैं, और अभी सारे गुम हैं क्योंकि गर्मी में ये छुप जाते हैं। और एक बाहर है, तो इसको हम अंदर डाल देते हैं। तो जो ही यार मौसम अच्छा होता है तो ये फिर बाहर निकल आते हैं। फिलहाल गर्मी है तो ये छुपे हुए हैं। और ये हमारा गोट फार्म है। इधर अभी हमने बकरियां नहीं रखी, मौसम की गर्मी की वजह से हमने सोचा है कि थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा तो फिर हम इसके अंदर बकरियां भी लेकर आएंगे। और सामने हमारी किचन है, और उधर हमारा एक मिट्ठू भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा मिट्ठू। जी जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मास्टर केज। 14 अगस्त पे भी आपने एक वीडियो जारी की, वो भी हमने देखी, उस पर भी आपके बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। 648,000 व्यूज़, यानी 6 लाख 6.5 लाख व्यूज़ हैं। एक दिन पहले आपने अपलोड किया है, आपने इंडिपेंडेंस डे पर 100 कबूतर आज़ाद किए, आज़ाद फ़ज़ाओं में छोड़े, यानी इतना खूबसूरत, इतना प्यारा काम भी आपने किया, उसके बारे में भी ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, ये आइडिया सिप्तान और मेरा इकट्ठे का था कि हम ये करते हैं इस तरह से। मैंने सोचा था कि हम इसी दिन बहुत सारे परिंदे आज़ाद करेंगे, और हमारे माइंड में आया था कि चिड़िया वगैरह तो हम नहीं पकड़ सकते, कोई ऐसी चीज़ लेकर आएंगे जो हमें इजीली मिल जाए। तो हमें, हमारे जहन में ये आया कि कबूतर हमें इजीली मिल सकते हैं। तो हम फिर मार्केट गए और कबूतरों को लेकर आए हम अपने सेटअप पर, उनको आज़ाद कर दिया, और बहुत खुशी हुई थी जब आज़ादी उनको मिली, और बहुत सुकून मिला मुझे भी, सिप्तान को भी। तो बस ये माइंड में आया कि आज़ादी इनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जंगली परिंदे होते हैं ना, जंगली कबूतर होते हैं, जब देखते हैं हम बाहर घूम रहे होते हैं, ये जंगली खासतौर पर कबूतर, जब इनको हम देखते हैं पिंजरों में कैद है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे। तो जब मैंने देखा कि ये पिंजरों में कैद है तो मैंने फिर उनको आज़ाद कर दिया, और बहुत मज़ा। अच्छा तुराब, ये जो परिंदे जितने भी आपके पास हैं, इनकी सिक्योरिटी बड़ा काम होता है, बिल्लियों से बचाना होता है, कैसे बचा कर रखते हैं इनको? हाँ, बिल्लियों बहुत ही तंग करती हैं बिल्लियाँ बहुत ज्यादा, और नुकसान भी करती हैं बिल्लियाँ। तो अभी लास्ट हमने कल एक बिल्ली पकड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बिल्ली हमने पकड़ी हुई है। ये मुजरिम कल बिल्ली हमने आई थी। इसकी माँ रोज आती है हमारे सेटअप पर, कोई ना कोई चीज लेके चली जाती है। फिर हमने इसके बच्चे को पकड़ लिया है कि इसकी माँ को भी हम पकड़ेंगे और तो हम कहीं दूर छोड़कर आएंगे। अभी बच्चे को पकड़ा हुआ है, माँ भी इंशाल्लाह आएगी और उसको पकड़कर हम कहीं दूर छोड़ देंगे। तो बहुत मुश्किल होती है बिल्लियों को उसे संभालना, क्योंकि उनको भी जरूरत होती है खुराक की, तो वो आती है अपना शिकार करने के लिए। तुराब, बिल्ली और उसकी मामा भी छोटी सी खुराक का बंदोबस्त करने आते हैं, तो कहती है इसकी मामा को भी इधर ही रख ले, खाना शाना खिलाया करें, परिंदों को परेशान नहीं करेंगी।
बस वो जंगली बिल्ली है ना, इसको जितना कोशिश करेंगे हम खिलाने की, वो अपने ऐसे ही करेगी, वो रोज कुछ ना कुछ नुकसान करे लेगी, क्योंकि वो आदी है ना बाहर के रहने की, तो वो हमारी बिल्कुल पक्की नहीं हो सकती, हमारी टेम नहीं हो सकती, ये अच्छा मुश्किल तो है। अब तक आपने अपने इस मास्टर केज में जितने आप परिंदे लेकर आए, जो आप जानवर लेकर आते हैं, फिर आप जरा आपने कबूतर भी आज़ाद किया, आपने चिड़ियाँ भी आज़ाद की, आप उस तरह की वीडियोस भी बनाते हैं। इस मास्टर केज पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग आपसे इंस्पायर हैं माशाल्लाह, वो भी चाहते हैं कि वो आपकी तरह यूट्यूब पर काम करें और वो भी इस तरह मास्टर केज बनाए अपने अंदाज से वीडियो सही, ज़ाहिर है हर बंदे का अपना रिस्क लिखा हुआ है। तो अगर वो आपसे ये जानना चाहें तो क्या कोई गाइडेंस दे सकते हैं आपके मास्टर केज बनाने के लिए? कोई आपकी स्टडी होनी चाहिए पहले? आपने कहा बचपन से शौक था आपको परिंदे पालने का, तो आपको ज़रा पता है ख्याल कैसे रखना है, वो चाहे फिर कॉकटेल्स हों, वो चाहे फिर ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हों, कोई और उसमें पैरट्स हों। लेकिन क्या कोई गाइडेंस दे सकते हैं कि अच्छा अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है फॉर द मास्टर केज, ये गुड टू गो? मास्टर केज वैसे ये बनाना तो बहुत ही आसान है, आपके माइंड में बस आइडिया होना चाहिए कि हमें इतना बड़ा पिंजरा बनाना है। तो वैसे मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, मैंने जस्ट माइंड में लिया कि मैंने इस तरह से पिंजरा बनवाना है। तो मैंने कुछ भाई थे मुझे कुछ वेल्डर मैंने बुलवाए थे छत पर, तो उन्होंने एक फ्रेम बना के दी थी, मैंने उसको फिर सेट करवा लिया था। तो इस पे ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टडी इतना होनी चाहिए तब जाके आप ये इतना बड़ा सेटअप बना सकते हैं। ये तो हर कोई बना सकता है, आप बकरियां रख सकते हैं, आप रैबिट्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इस पे ऐसा नहीं है कि आपको पहले इतना पढ़ना पड़ेगा तब जाकर आप कोई परिंदे तो हर कोई रख सकता है, बच्चा भी रख सकता है, बड़े भी रख सकते हैं, बूढ़े भी रख सकते हैं, सब कोई रख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मास्टर केज बनवाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़े तब जाके आपको मास्टर केज बनने में आएगा, तो ये नहीं है ऐसा कुछ। और फिर आप दोनों से मैं बारी बारी ये जानना चाहती हूँ कि वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनकी एक फैंटेसी होती है कि यूट्यूब बड़ा सक्सेसफुल काम है, इसमें अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, उसमें ग्रो करना चाहता है, किन टॉपिक्स का इंतखाब करना चाहिए, किस किस्म का कंटेंट बनाना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सके? जी, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। बात यह है कि शुरू में ना आपको कोई व्यूज नहीं आते, कोई भी नहीं देखता, आप खुद ही देख रहे होते हैं उन वीडियोस को। तो उस टाइम वही मेन टाइम होता है जब आपको जो है ना रुकना नहीं होता और आपने कंसिस्टेंसी से वर्क करना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एक हफ्ता काम किया, एक महीना काम किया, फिर कहते हैं यार व्यूज नहीं आ रहे, क्या करें यार, हम मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने भी जब स्टार्ट किया था ना, हमें 1 साल लग गया था उसको ना। हमने मोबाइल से स्टार्ट किया था बेसिकली। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास अच्छा कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए, कुछ भी हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने सिर्फ और सिर्फ आम से 20,000 वाले मोबाइल से शुरू किया था और 1 साल के अंदर हमने उसमें 100K यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर भी गेन कर लिए थे उसी मोबाइल से। कोई ऑडियो अच्छी नहीं थी, कोई वीडियो अच्छी नहीं थी, बस वो वर्क कंटेंट ऐसा था कि लोगों को पसंद आ गया। तो ये भी बहाना जो लोग बनाते हैं ना, ये भी फेल हो जाता है इसमें, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस है इसमें। बाकी ये है कि शुरू में मेहनत करनी होती है, कंसिस्टेंसी से वीडियोस बनानी होती हैं, बाकी अल्लाह ताला कामयाब करता है, लोगों को काम पसंद आ जाता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, तकरीबन मेरा 3 महीने चैनल बन रहा था और फिर मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे बिल्कुल ऐसे समझे कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही थी। तब फिर मुझे आइडिया आया कि यार नहीं, चाहे अर्निंग नहीं भी हो रही लेकिन मैंने अपना रेगुलर वर्क करना है, क्योंकि मेरे परिंदे मेरे पास थे ना, तो उनकी देखभाल करना सारा कुछ मेरे अपने ऊपर होता था। तो मैंने फिर भी वीडियोस डाली यूट्यूब पर और फिर जाकर 3 महीने बाद मेरा चैनल फिर स्टार्ट हुआ। तो ये होता है कि आपको हिम्मत नहीं आनी, रेगुलर वीडियोस डालते जाएं और ज़रूर आपको अल्लाह ताला तरक्की ज़रूर देगा एक दिन। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, अल्लाह आपको और तरक्की दे। देखिए ये एक एग्जांपल है कि हम ये सोचते हैं, गिला करते हैं जी कि जॉब्स नहीं हैं, हम ये कहते हैं जी आइडियाज़ हैं लेकिन वी डोंट हैव दैट कैपिटल टू इन्वेस्ट। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से 2 साल पहले स्टार्ट किया, 3 महीने चैनल बंद भी रहा, पहला साल मुश्किल भी रहा, बहुत मेहनत, बहुत पैसा लगाया गया। ज़रा केज बनाना, जानवर लाना, उनको पालना, उनका ख्याल रखना, बीच में बिल्ली भी आ जाती है ना, तो कभी बिल्ली की माँ भी आ जाती है, तो उसमें भी आपको ख्याल रखना और उनको पालना और फिर एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी के साथ आपको वीडियोज़ अपलोड करते रहना। और आई एम श्योर उन्होंने कोई डाटा माइनिंग या ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, वो तो वीडियोज़ बनाते हैं और डाल देते हैं और फिर नेचुरली
हम देख रहे हैं कि अब इनको वो तो बिल्कुल उनकी नजर आ नेचुरल रहे हैं, ग्रोथ है, नजर आ रहे ऑर्गेनिक हैं। ग्रोथ है, हमें नजर आ रहा है। अच्छा शोएब, मेरे नेबर में एक फैमिली ऐसी है जिनके पास बड़े खूबसूरत बर्ड्स हैं, बहुत महंगे महंगे परिंदे हैं उनके पास। आपने आज मुझे उनसे बहुत राब्ता सारे। करवाना है। मैं बिल्कुल मैं आपको राब्ता YouTube करवा- पे जाके वीडियोस बनाना शुरू बिल्कुल। करता हूँ वहाँ आप जाके। बना सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको भी मशवरा दिया था, उन्होंने अभी तक मशवरे पे अमल नहीं किया, वरना वो भी तुराब और सप्तान की आप उन्हें मेरे से लिंक करें, हम 50-50 अर्निंग करेंगे। बस ठीक है, हम उनके परिंदे प्यारे प्यारे से हाँ, लोगों को दिखाएंगे। ठीक है। बड़े बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड्स हैं उनके पास, बड़े खूबसूरत बड़े महंगे परिंदे हैं। कल के शो वहीं से ना करें? व्हाई नॉट, हम प्लान कर सकते हैं। उनके लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, बट यूट्यूब बहुत सलमा, अच्छा। आते हुए 2-3 परिंदे ले भी आएंगे। नहीं बिल्ली- नहीं नहीं नहीं, बिल्ली है, देखो वो बिल्ली की मुझे माँ ना बिल्ली सही। समझ के पकड़ लेंगे, बंद कर देंगे बिल्ली की तरह मुझे। ये एक मिनट वो लतीफा याद आ गया ना। बिल्ली बिल्ली को कौन समझाएगा कि मैं चूहा नहीं हूँ। चले जी, ऑन लाइटर नोट, बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने ही नौजवानों को इस तरह ग्रो करता देखते हैं। आपने जो एक जुमला कहा ना कि बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कितने मुफीद है, एब्सोल्युटली राइट, कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ना सिर्फ खुद कमा रहे हैं, उनकी वजह से पूरा खानदान, ज़रा पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा होता है, लोग भी सीखते हैं और लोग भी इस तरह से आगे आते हैं। अब वो जो ट्रेडिशनल लर्निंग थी, ट्रेडिशनल जॉब्स थी, आहिस्ता आहिस्ता स्कोप कम हो रहा है और अब आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ये नहीं कहना पड़ता। मैं इसलिए बात करूँ, अक्सर लोग कहते हैं वो जी हम एंकर बनना चाहते हैं, हमारे अंदर बड़ा टैलेंट है, बड़े स्किल्स हैं, हम ये करना चाहते हैं, लेकिन हमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो कहते हैं सिफारिश चलती है, किसी की सिफारिश ना तो काम नहीं इंसान कर सकता, जिनको हम यही कहते हैं भाई इफ यू हैव द टैलेंट, यू हैव दिस फोन, द स्मार्टफोन, यूज इट एंड यूज दिस। अच्छा, और एक टिप मेरी तरफ से, वो लोग जो कहते हैं कि भाई कंटेंट समझ नहीं आता क्या क्रिएट करें, तो आजकल हमें जितना इंटरेस्ट दूसरों की जिंदगी के बारे में जानने में होता है, शायद ही किसी चीज में हो, तो आप लाइफस्टाइल व्लॉगिंग शुरू करें और देखें आपके कैसे व्यूज आते हैं। आप बस ये बताना शुरू कर दें, मैं इतने बजे उठा, मैंने इतने बजे खाना खाया, खाने में ये था, उसके बाद मैं ऑफिस चला गया, ऑफिस की स्टेयर्स से आपने एक शॉट लिया, उसके बाद दिन भर अपना काम करें, वापसी पे आप फिर वही उसी तरह और से इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप नाश्ता करते हुए बता दें कि मैं नाश्ता कर रहा था, माँ ने जुत्ती मारी, जल छेती हो पहुंच, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप ये नाश्ता कर ज्यादा रहे थे। इंटरेस्ट की चीजें हैं, ज्यादा व्यूज आइडियाज आएंगे, टेलिंग यू। या आप बताएं कि वो बात, मैं खाना खा रहा था लेकिन अम्मी फोन पे फुप्पो से बात कर रही थी, अम्मी का मूड ऑफ हो गया था, तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। इवन हम अपने इस शो की तैयारी का वीलॉग अगर बनाए बिहाइंड द कैमरा, जैसे इस वक्त हसन भाई वहाँ बैठे हुए हैं और हमें देख रहे हैं, तो हम उनकी भी जिंदगी आपको कभी दिखाएं कि कितना हमें वो डांटते रहते हैं। हमें करना चाहिए शेब, ये एक अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है और हमारा भी YouTube चैनल चल पड़ेगा। ये जो हम यूं करते हैं ना कभी कभी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? और वो जो जब हम ब्रेक पे जाने लगते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, जो आपस में बात करते हैं, वो जानने में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है। लोग पूछते हैं कि भाई आखिर में आप लोग क्या बात करते हैं? भाई इतनी बातें आपको सुनाते हैं कि आपस में भी दो जुमले एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा बोल रहे होते हैं। अच्छा बोल रहे होते हैं, या कभी आपको ये लगे ना कि जैसे ब्रेक हुए एंकर्स यूं देखे और जैसे ही वो कैमरा कटना एंकर्स यूं हो गए, समझना आपस में लड़ाई हुई है, नहीं बनती इनकी। और अगर वो जब ब्रेक पे जाए और एक दूसरे की तरफ देखें, समझना टॉकिंग टर्म्स में, वरना वो नीचे देखना शुरू हो जाते हैं, वरना वो एक दूसरे की तरफ नहीं देखते। हम देखते हैं दूसरे की तरफ, हमारे टर्म्स अच्छे हैं, हम टॉकिंग टर्म्स में है भाई, हमारी सुलह है। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी, बढ़ते आगे एक ब्रेक की तरफ। न्यूज़ ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे दीगर मौज़ूआत के साथ। रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जिसमें हमेशा की तरह हमारे साथ मेहमान होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं हमारे पास। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी क्लैश पे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे, और इसके अलावा एक जो हम पहले बात कर रहे थे कि घरों में परिंदे और जानवर रखते हैं। यूट्यूब चैनल्स तो हम बनाते ही हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी पे भी होता है। अगर आप बिल्लियों से मोहब्बत करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी। अगर आपको डॉग्स पालने का शौक है, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी। बर्ड्स रखते हैं तो आप डिफरेंट तरह से सोचते होंगे, और अगर आप कोई और इस तरह का पेट रखते हैं तो आप एक मुख्तलिफ किस्म के इंसान होंगे। ये जो आप पेट्स रखते हैं, इनका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे क्या होता है, और आप बतौर इंसान समटाइम्स ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का भी शिकार होते हैं। आप एक वक्त में किसी और तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, अगले ही लम्हे आपका मूड बदल चुका होता है। आप बहुत खुश होते हैं तो रोने लगते हैं, रो रहे होते हैं एकदम से हंसने लगते हैं। ये सब क्यों होता है? इस सब के पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं? बात करने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे साथ सुबह पाकिस्तान के सेट पर मौजूद हैं। माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर रिजवान ताज साहब, बहुत शुक्रिया आज आप सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने। कैसे हैं आप? माशाल्लाह सर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री पेम्स हेड है आप उसके, माशाल्लाह बिग पोर्टफोलियो। सर ये जो इतनी तुमहीद हमने बांधी, मैं चाहूँगा पहले हम ज़रा इसी पर बात करें, जानवर और परिंदे पालने
क्या इसका कोई इम्पैक्ट वाकई होता है कि अगर बिल्ली पाले तो इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकता है, कुत्ता पाला तो डिफरेंट होगा, परिंदे पालें तो डिफरेंट होगा? देखें, जानवर को पालना और उसकी केयर करना सुन्नत रसूल है, ठीक है। और जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं उनको हम ये मशवरा भी देते हैं कि वो कोई घर में जानवर रख लें जिसकी वो प्रॉपर तरीके से केयर कर सकें। तो एक तो आपकी तन्हाई का साथी बन जाता है वो जानवर, एक आपकी लिए आपका माइंड डाइवर्ट करता है, ज़बरदस्त। आपको अपने अलावा भी कुछ समझ आता है कि ये एक जानवर है जिसको मेरी ज़रूरत है, मैंने इसकी ज़रूरियात पूरी करनी है, इसका ख्याल रखना है और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट टास्क है, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि जब आपका माइंड उस तरफ जाता है तो आप उसको जानवर को देखते हैं, उसके खुश होते हैं, ज़ाहिर है इसीलिए रखेंगे कि आप खुश होते हैं, खुश बदमज़गी के लिए तो कोई नहीं रखता, बेशक। तो वो फिर आपके लिए एक स्ट्रेस रिलीवर बन जाता है, स्ट्रेस आपकी खुशी का बाइस बन जाता है। जी बिल्कुल। तो मेनली कंपेनियनशिप हो गई, स्ट्रेस रिलीवर हो गया, और तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जब आप जानवर को पाल रहे हैं तो स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज कर रही है आपकी बॉडी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी है कि जो मूड को एलिवेटिंग हार्मोन्स होते हैं, डोपामीन एंड सेरोटोनिन, उनमें भी जो पेट्स रखते हैं जानवरों का ना, पेट्स का जिक्र करें तो वो उनमें वो उनकी तादाद ब्रेन में ज़्यादा होती है नॉर्मल लोगों की निस्बत। और फिर मैं बच्चों के हवाले से बात करूंगा कि उनको रखना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि उनको उनकी मैच्योरिटी आती है उनमें, और उनको एक एहसास से ज़िम्मेदारी होती है कि मैंने किसी के कैसे ख्याल रखना है और कैसे उसकी हिफाजत करनी है। अच्छा सर, दूसरी चीज़ जिसका मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है, ये बेसिकली है क्या? बहुत से लोगों को मैंने देखा हंसते हंसते रोने लगते हैं, रोते रोते हंसने लगते हैं, एक ही लम्हे वो चीख चला रहे होते हैं और एकदम से वो बहुत काम हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसकी वजह क्या होती है? देखें, इंसान की जो शख्सियत है वो काफ़ी चीज़ों का मजमुआ होता है और वो ओवर द ईयर्स डेवलप होती है और 25-30 साल की उम्र में पुख्ता हो जाती है। तो वो एक मजमूआ होता है उसकी हैबिट्स का, उसकी नेचर का और उसकी इंटरेक्शंस का। तो उसमें जेनेटिक्स भी आती है, उसमें आपकी एनवायरनमेंट भी आती है, और उसके आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो बचपन में आपके साथ हुआ वो भी सारे उस पर असर करते हैं। अब आप अगर एक कमरे में 30 लोग 50 लोग बिठा देते हैं और उन सबको एक प्रॉब्लम दे देते हैं, एक स्ट्रेस दे देते हैं, तो हर कोई अपने लिहाज से उससे मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता है। कोई भाग जाता है, कोई हंसना शुरू कर देता है, कोई रोना शुरू कर देता है, कोई खामोश हो जाता है, कोई फेस करता है, तो कोई चीखना शुरू कर देता है। तो वो उनकी शख्सियत के मुताबिक वो उस पर एक्ट करते हैं। सर सॉरी टू कट यू, क्या हर डिसऑर्डर के पीछे कोई हादसा होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर डिसऑर्डर्स यानी बीमारियों या पर्सनैलिटी जिसकी आपने बात की, उसके पीछे जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कि आपकी फैमिली में जो ट्रेंड्स चले आ रहे हैं वो आप इनहेरिट करते हैं, और फिर आपकी जो एनवायरनमेंट यानी आपका माहौल और आपके असरात और आपके वाक़यात जो होते हैं बचपन से लेके ऑनवर्ड्स, वो उसको मॉडिफाई करते हैं या उसको डेवलप करते हैं या उसको एडजस्ट करते हैं। तो बेसिकली जो आप पर्सनैलिटी यानी इंसानी शख्सियत की बात करें, जब हम किसी नए दोस्त से मिलते हैं तो हम उसको लेके जाते हैं खाने पे, उससे मीटिंग्स करते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं, उसके साथ कोई डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं। तो हम यही कर रहे होते हैं कि उसकी शख्सियत को असेस कर रहे होते हैं कि क्या ये मेरी शख्सियत के मुताबिक है, क्या मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या ये मेरे साथ अगले चंद साल चल सकता है, या ऐसे आपका आइडिया ले रहे होते हैं उसकी शख्सियत का। बिल्कुल। तो जब आपको लगता है कि ये मेरी शख्सियत से पैरिटी रखता है तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये मेरा दोस्त हो सकता है, इसको मैं लॉन्ग टर्म में रख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर वो आपसे बहस करता है, आपसे लड़ाई करता है, आपसे झगड़े करता है, आपके साथ उस तरह नहीं चलता जो आपकी सोच है, बिल्कुल सही, तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, फिर वो दोस्ती ज़्यादा दोस्ती चलती नहीं है, आप अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। बिल्कुल। सर थोड़ा सा ये भी बताइएगा, चूँकि ज़रा आप डेली बेसिस पे बहुत से केसेस देखते हैं, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ज़्यादातर कौन से केसेस आ रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि इन इश्यूज़ में इजाफा हो रहा है सोसाइटी में, वो क्या है? देखें, दुनिया की ज़िंदगी चेंज हो गई है जब से कोविड आया, और गया नहीं है अभी तक, गया नहीं, दोबारा आ रहा है इस वक्त। आपको पता है 2 महीने से कोविड रेट्स राइज कर रहे हैं,
उसने दुनिया की माहौल और दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े को बिल्कुल तब्दील कर दिया है और इंसान के वसाइल को महदूद कर दिया है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। तो आपको महंगाई का भी सामना करना पड़ता है, आपको जॉबलेसनेस का भी सामना करना पड़ रहा है, आपको आपकी जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, आपकी क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। फिर जो जिस तरह कोविड है वो ब्रेन पे असर करता है, वायरस है तो वो ब्रेन पे असर करता है, तो उसके साइकाट्रिक यानी नफ्सियाती असरात काफ़ी ज़्यादा हैं जो बाद में नज़र आते हैं, बाद में लंबे अरसे तक रहते हैं और होते रहते हैं, और वो 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। तो उसमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फोबियाज़, ऑब्सेशनलिज्म, कॉग्निटिव डैमेज यानी ब्रेन की फंक्शनिंग, वो सारी चीज़ें उस कोविड ने असरअंदाज की। अच्छा, और ये कॉग्निटिव जो डैमेज की आप बात करें, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे सर प्लीज़? हाँ, कॉग्निटिव डैमेज बेसिकली ये होता है कि एक इंसान है, वो एक सपोज़ काम कर रहा है ऐसे जिसमें उसके माइंड को काफ़ी एक्टिव, अलर्ट और उसकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि यंग आदमी है जिस तरह आप हैं, ठीक है, कि आप एक वक्त में 3-4 काम सोच सकें, कर सकें, उनको एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी दिमाग की ताकत है। ठीक है। तो अगर वो किसी भी अंदाजे से, किसी भी एतबार से या किसी भी वजह से उस पर कोई कमी आएगी तो आपकी फंक्शनल कैपेसिटी कम हो जाएगी। और तो कोविड ने हिट किया है इसको, कोविड भी इसको सीवियरली हिट किया है। तो बेसिकली आपकी जो ब्रेन की सलाहियत है वो कमज़ोर होती है, तो आप फिर उस तरह काम नहीं कर सकते, चाहे आप फिज़िकली बिल्कुल ठीक हों, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हों, लेकिन जो आपके काम करने की सलाहियत है वो चलें पहले 80-90% थी तो वो ड्रॉप होकर 60% पे चली जाती है। जो एक ग्रोइंग पर्सन के लिए जो एम्बिशियस है, जिसने मुख्तलिफ मेहनत करनी है, बहुत कुछ करना है, उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा सर, इफ़ अ पर्सन हैज़ ड्यूल पर्सनैलिटी, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? लेट्स सपोज अगर मुझ में कोई ऐसी बात है, मैं उसको कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी, मैं क्यों हंसती हूँ, अचानक से क्यों रोने लगती हूँ, मैं एक वक्त में 2 तरह से कैसे रिएक्ट कर सकती हूँ एक ही बात पे। अगर किसी बंदे में ये प्रॉब्लम या सिम्टम्स हैं, वो अपने आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहे कि अब मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या मुझे कोई थेरेपी की ज़रूरत है, तो कैसे पता चलेगा? देखें, शख्सियत जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ होता है। आपने एक पार्ट को आइडेंटिफाई किया कि एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में वो इस तरह बिहेव करता है और एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में वो मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता है। तो ये उसकी पर्सनैलिटी की इंस्टेबिलिटी है कि वो हर लेवल पर एक तरह नहीं है। आज आपके साथ खुश और खुर्रम है, कल को आपके साथ गुस्सा कर रहा है या ऐसे कर रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं जो ख़ास जो ड्यूल पर्सनैलिटी है वो इतना ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन मूड और नेचर की वेरिएबिलिटी यानी चेंज फ्रॉम डे टू डे, या हो सकता है एनवायरनमेंट का चेंज हो, कोई स्ट्रेसेस हो तो वो उस तरह बिहेव कर रहा है। तो उस लिहाज से जो बंदा है वो मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर सकता है। ये एक नॉर्मल इंसान की भी खिदमत। इज़ इट ट्रीटेबल? जी बिल्कुल। बेसिकली जो पर्सनैलिटी इश्यूज़ होते हैं उसमें ज़्यादातर जो लोग हमारे पास आते हैं हेल्प के लिए वो इस तरह के होते हैं जो जिसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है कि वो नुकसान अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। उनमें वो पढ़ाई में कामयाब नहीं हो रहे, वो लोगों से बहस मुबाहिसा और लड़ाई कर रहे हैं, जॉब्स में एक जॉब छोड़ते हैं, 6 जॉब्स छोड़ते हैं, एडजस्ट नहीं होते, एक जगह जाते हैं इख्तलाफ पैदा होता है, फिर वो दूसरों को तंग करते हैं, फिर वो वहाँ से फ़ारग हो जाते हैं क्योंकि उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट की ताकत नहीं होती। तो उस वजह से वो सफ़र करते हैं। तो एक तो उनका बहुत डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली है क्या उनकी पर्सनैलिटी में। दूसरा फिर आप वो फैक्टर्स देखते हैं जिससे उनके जो नेगेटिव पार्ट है वो ट्रिगर होता है। नेगेटिविटी है उसमें जो नेगेटिव पार्ट्स है जिसकी वजह से उनकी तरक्की या लाइफ में नॉर्मेलिटी या एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन पर काम करते हैं कि इसको आपने इस तरह भी कर सकते थे, इसको आप इस तरह भी कर सकते थे। अच्छा, यूजुअली ऐसे बंदे को डॉक्टर के पास लाना भी एक टास्क होता है, मतलब बंदा कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास। ऐसे बंदे को ये समझाना कि तुम्हें गुस्सा ज़्यादा आता है या तुम्हारा एग्रेशन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, डॉक्टर से कंसल्ट करते ठीक हो जाएगा, बंदा ये बात मानने को तैयार नहीं होता। ऐसे पेशेंट को राज़ी कैसे किया जाए कि वो डॉक्टर के पास आए और उसके बाद ज़ाहिर फर्दर ट्रीटमेंट या असेसमेंट? पहली चीज़ तो ये कि गुस्सा हम सबको आता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर ज़्यादा आता है
और उसमें दूसरों को तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, माहौल भी ख़राब होता है, लेकिन जो बंदा होता है उसको ख़ुद को ज़्यादा नुकसान होता है। उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर गड़बड़ हो जाती है, दिमाग पे डैमेज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ज़्यादा उम्र का शख्स हो तो स्ट्रोक भी हो सकता है अगर वो गुस्से का शिकार हो, तो हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो हर एक चीज़ को समझाने का और उसकी कोऑपरेशन लेने का तरीका होता है। तो अगर आप उसको कहेंगे तुम ठीक नहीं हो मेंटली ये वो, तो वो उस पर रिएक्ट करेगा। तो बेहतर होता है कि उसको मैसेज को थोड़ा सा ऐसे किया जाए कि मेरा ख्याल है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा है, तो इसमें कुछ थोड़ी सी कमी आनी चाहिए। तो इसको हम कैसे चैनल करें, इसको कैसे आपकी मदद करें कि आप रिलैक्स रहें, ये तो वो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली जब वो अपनी आपको नुकसान पहुंचाएगा। और अभी इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो जॉब्स का है ना, तो अगर वो जॉब में अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, उसको एक जॉब निकलती है दूसरी निकलती है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे। और अगर आपके पास किसी को लेट्स सपोज कोई भी केस आता है, उसको उसके लिए मेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है, काउंसलिंग से भी ट्रीटेबल होते हैं ये प्रॉब्लम्स? देखें, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो बेसिकली काउंसलिंग से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ तक आपने एग्रेशन की बात की है ना, तो वो बहुत वसी सब्जेक्ट है। और एग्रेशन को अगर तो वो दूसरों को डैमेज कर रहा है तो वो उसमें फिर अद्वियात का ज़रूरियत है। एग्रेशन की बात कर रहा हूँ। और एग्रेशन के पीछे अगर शक की बीमारी है, यानी वो दूसरों पे शक करता है, वो ये समझता है कि ये लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, मुझे बिला वजह तकलीफ़ देना चाहते हैं, और उसकी वजह से वो एग्रेशन करता है, तो वो पैरानोया उसको कहते हैं। तो उसका इलाज ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। या फिर अद्वियात का इस्तेमाल, कुछ ऐसी अद्वियात ऐसे हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी हैं और अब्यूज़ की ड्रग्स भी हैं जो एग्रेशन ज़्यादा करती हैं, और वो उनको भी देखना होता है कि कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा। फिर कुछ लोगों के अंदर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होते हैं घर के अंदर, और वो उसको कोप नहीं कर सकते उनमें। ये बेसिकली कोपिंग स्ट्रेटजी का मैकेनिज्म है ना, कि कोप नहीं कर सकते अपने रोज़मर्रा के मसाइल जो आम आदमी, मैं और आप शायद कोप कर जाएं, वो नहीं कर पाते, तो वो उसका इज़हार फिर वो एग्रेशन के ज़रिए रिलीज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। लास्टली अगर हम कपल्स की बात करें, बहुत से इश्यूज़ हम देखते हैं कपल्स के दरमियान भी हो जाते हैं, और उनकी वजह से फिर देखते हैं कि रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं, बिकॉज हम डाइवोर्स की शरह भी देखते हैं पाकिस्तान में जिस तरह राइज पर है। क्या ऐसे केसेस भी आपके सामने आते हैं जिसमें वो दोनों जिस वक्त कूल डाउन हो वो समझें कि हाँ हम दोनों की कहीं ना कहीं पर गलती है, और वो इसको हेल्प के ज़रिए ठीक करना चाहते हो, वो एक्सट्रीम स्टेप ना लेना चाहते हो, और वो आएँ आपके पास या किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास कि ये हमारे साथ हुआ, ये रवैया, फिर उसमें क्या होता है? क्या 1-on-1 सेशन सेपरेटली होता है, क्या होता है? देखें, ये बड़ा बहुत वसी टॉपिक है। कपल काउंसलिंग की बात करें, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि इसमें सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि एक कपल को, एक पर्सन को सुन के तो फैसला कर लेते हैं कि ये मसला है। ये 50% काम हो गया। दूसरे पर्सन को ढूंढना, बात करना, तफसील मालूम करना भी ज़रूरी होता है। तो जो खावन बीवी हैं उन दोनों का कपल में इंफॉर्मेशन देना और अपनी और दोनों को फिर उसके हिसाब डिटेल से बताना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये कि जब कपल एक लेवल पर चले जाएं, उनके बच्चे भी हो जाएं और वो सेटल भी हो जाएं, तो बिल्कुल हमारी 99% कोशिश यही होती है कि इसको किसी तरह सेव किया जाए। बिल्कुल। जो उसमें जो उनकी रिलेशनशिप में पॉइजन है उसको ख़त्म किया जाए, हो जाता और है सर? उनको एक नॉर्मल टॉलरेबल लाइफ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो तो ये हो जाता है बहुत, जैसे हनीमून पीरियड है उसमें चले जाएं। हम चाहते हैं वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करें, और अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात सर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आज के इस मौजू पर, जिसमें ये तो हमारी कोशिश थी कि हम बात करें कि जो पेट्स हैं और जो भी आप जानवर घर में पाल रहे हैं उसकी वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना पॉजिटिव चेंज आता है, लेकिन साथ साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इशूज़, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इसकी वजह से जो इशूज़ हैं हम उस पर भी बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब एक और मौजू की तरफ, और उस पर जाने से पहले छोटी सी ब्रेक लेंगे। साथ रहिए, आ रहे हैं वापस।